रोजगारों के यदि संभावना है तो खेती में है। लेकिन आपकी शिक्षा व्यवस्था को देखिए, आपको सबसे ज्यादा एमबीए बनाने की चिंता है, सबसे ज्यादा आपको टेक्निकल पर्सन की चिंता है। क्यों? क्योंकि वो उन उद्योगपतियों को ये उद्योग चलाने के लिए, मैनेजमेंट देखने के लिए इन लोगों की ज्यादा जरूरत है। जबकि हमारी अर्थव्यवस्था 70% एग्रीकल्चर पे आधारित है और सबसे ज्यादा यदि रोजगार का सृजन हो सकता है तो खेती पे हो सकता है। लेकिन देश में कितने कृषि महाविद्यालय हैं और उसमें भी क्या पढ़ा रहे हो आप? जैविक खेती के बारे में पढ़ा रहे हो? नहीं पढ़ा रहे हैं। आप रासायनिक खाद, रासायनिक बीज, रासायनिक दवाइयाँ इसके बारे में पढ़ा रहे हैं जो हम लोगों को जहर दे रहे हैं। आप देखिए, विश्व युद्ध प्रथम और विश्व युद्ध द्वितीय हुआ, जब शांति की अपील हुई और जितने रासायनिक हथियार थे उन पे प्रतिबंध लगा, तो फिर उसका क्या किया आपने? उसका खाद बनाया और उसकी दवाइयाँ बनाई और सबसे पहले विकसित कंट्री में इसका प्रैक्टिकल किया। और जब अमेरिका की जमीन बंजर हो गई तो आपके विकासशील देशों की तरफ ये जितने भी रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयाँ हैं वो भेज दी गई, और इसलिए कि तुम्हारी भी जमीन बंजर हो जाए। लेकिन हमको भी चूंकि शासन की नीतियाँ हैं, ऐसी नीतियाँ कैसी खामी है इसमें कि यदि कोई भी वस्तु बनाता है, सबसे ज़्यादा सब लोगों के हाथ में मोबाइल है, क्योंकि इसके बगैर लोगों का जीवन ही नहीं चल रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इसके बगैर भी जीवन संभव है। ये मोबाइल बनाने वाली कंपनी जब मोबाइल की कीमत तय करती है तो क्या करती है? जो फैक्ट्री है उसका भाड़ा, जो मजदूर लगे, जो कर्मचारी हैं उसका भाड़ा, उसके पार्ट्स, जितने लगने वाले खर्चे सबको जोड़ दिया और ये मोबाइल आपका 10,000 में तैयार हुआ। तो उसकी कीमत क्या 10,000, 8,000 रहेगी? नहीं, उसकी कीमत 12,000, 15,000, 20,000 रहेगी। अर्थात लाभ जोड़ के उसकी कीमत तय करते हो। और इस मोबाइल की कीमत कौन तय करता है? आप खरीदने जाते हैं, आप तय करते हैं या बेचने वाला तय करता है? जो कंपनी बना रही या बेचने वाला तय करता है। तो ऐसी वस्तुएं जो नहीं भी होगी तो जीवन चल जाएगा, उसकी कीमत बेचने वाला तय करता है। ठीक है। लेकिन जिससे जीवन नहीं चल सकता है, अन्नदाता जो है किसान, उसकी फसल की कीमत कौन तय कर रहा है? खरीदने वाला या बेचने वाला? खरीदने वाला, बेचने। आपकी मर्जी पड़िए तो 7,000 रुपये क्विंटल काटन बेचिए, और नहीं तो घर में ले जाके रखिए। और वो भी कीमत कैसे तय होती है? समर्थन मूल्य जब तय होता है, आपके खेती का किराया, आपके लगने वाले पूरे मानव श्रम और लगने वाले खाद, बीज, दवाई, निंदाई, गुड़ाई, कटाई, उसको बोरे में भरने का खर्चा और यातायात, जहां मंडी में और जहां मार्केट में ले जाते हैं, वो जोड़ते हैं क्या? नहीं जोड़ते हैं। लेकिन उठा के कह देते हैं, जैसे कि अभी सबके वचन पत्र में आया। ये नीतियों की खामी है। क्या कह देते हैं कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2200 रुपये। वेरी गुड, आपने कुछ नहीं सोचा। और जैसे ही आप 2200 रुपये का गेहूं बेचते हैं और हम आंदोलन करते हैं, मान लो, उसका भाव क्या हो जाता है? 3,000 रुपये क्विंटल हो जाता है। तो क्या आटा सस्ता हो जाएगा? बिस्किट सस्ती हो जाएगी? नहीं, उसकी कई गुना ज़्यादा वो बिस्किट और आटे की कीमत बढ़ जाएगी। तो ये देश की नीतियों में खामियां हैं। तो इस पे बात करने के लिए, इस पे काम करने के लिए नौजवान पढ़े लिखे युवाओं को आगे आना पड़ेगा, देश के बौद्धिक वर्गों को आगे आना पड़ेगा। जो देश का सच्चा सपूत है, जो सच्चा समाज को बचाने की बात करने वाला है, उन लोगों को आगे आना पड़ेगा और उसको आगे बढ़ाने की जवाबदारी हम सबकी रहेगी। तब जाके हम न्याय की लड़ाई लड़ पाएंगे। नहीं तो आपको जाति के नाम पे लड़वाएंगे, धर्म के नाम पे लड़वाएंगे, वर्ग के नाम पे लड़वाएंगे और वो लोग राज करेंगे और चंद लोगों, उद्योगपतियों के इशारे पे इस देश में काम होगा। तो साथियों, इस देश में जो अभी माहौल है, युवा वर्ग परेशान है या खुश है? मुझे बताइए, परेशान है या खुश है? परेशान है। मजदूर वर्ग खुश है या परेशान है? परेशान है। व्यापारी वर्ग, छोटा वर्ग परेशान है या खुश है? फुटपाथ पे जो दुकान लगाता परेशान है या खुश है? और जितने भी गरीब तबके के लोग हैं वो परेशान है या खुश है? परेशान है।
उनकी बात करने के लिए किसी के पास में वक्त नहीं है, उनकी खैर खबर लेने के लिए उनके पास में किसी के पास में वक्त नहीं है। इसलिए हम ये यात्रा निकाल करके गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों को भावना को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की समस्या को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके दरमियान जो चीजें हमको सीखने को, हम सीखने के लिए निकले, सिखाने के लिए नहीं। इस दरमियान में जो चीजें हमको सीखने को मिलेगी, जहां जहां जो समस्या है, जब भी उचित प्लेटफॉर्म मिलेगा वहां पर रखने का प्रयास करेंगे। आप हताश और निराश मत होइए। इस देश में सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाले लोग अभी भी जिंदा है, बस डर रहे हैं। वो डर इसलिए रहे हैं कि यदि सही बात करने वाला व्यक्ति बाहर निकलता है तो इस देश के हुक्मरान उनके ऊपर नाना प्रकार के षड्यंत्र रच के और केस लगा के उनकी आवाज को बंद कर रहे हैं। सारी एजेंसियों का इस्तेमाल गलत ढंग से कर रहे हैं। लेकिन कब तक करोगे आप? जब सारी जनता रोड पे आ जाती है तो फिर किसी की नहीं चलती है। आप भी मत भूलिए, अति का अंत होता है। और ये जो बात करने वाले नौजवान साथी आप देख रहे हैं, जगह जगह पे आंदोलन हो रहे हैं, जगह जगह पे धरना हो रहे हैं। इस संकेत को समझिए, भूख किसी को सहन नहीं होती है। यदि आप खीर पूरी खा रहे हैं, अच्छा भोजन पका के खा रहे हैं और एक आदमी भूखा है, साइड से देख रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ज्यादा दिन तक वो देखेगा नहीं, फिर छीन के खाने लगेगा, क्योंकि भूख होती है। तो साथियों, यहाँ जो आप लोग सुन रहे मेरी बात को, हम बात कर रहे हैं तो मसीहा हो गए ऐसा नहीं है। ये लड़ाई हम सब की है, हम सबको मिलके बाहर निकलना पड़ेगा। जो डरे हुए हैं, जो सहमे हुए हैं, उनको हम कहना चाहते हैं कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं, इनकलाब जिंदाबाद करने वाले लोग हैं। आप निकलिए बाहर, कोई तो शुरुआत कीजिए। एक ही से शुरुआत होती दुनिया में हमेशा, और उसके बाद में वो लाखों करोड़ों तक संख्या जाती है। तो ये हम गांव-गांव जाकर जन जन तक बात करके जगाने का प्रयास यही कर रहे हैं। हो सकता इस लड़ाई को अंजाम तक हम नहीं ले जा पाए, लेकिन इस लड़ाई को अंजाम तक ये युवा ले जाएगा या आने वाली पीढ़ियां ले जाएगी। और नहीं तो फिर ये संविधान जो खतरे में है ना, लोगों को ऐसा लगता है कि ये संविधान को हम मिटा देंगे और कुछ कानून इस देश में लागू कर देंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। तो साथियों, जैसे कि इस देश में महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था, गांव-गांव घूम के विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन चालू किया था, संत तुकडोजी महाराज ने इसमें जो गांव के लोकतांत्रिक मूल्य बचना चाहिए ऐसे करके देश के गांव-गांव तक घूमे थे और देश का अध्ययन करने के बाद में बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। उन आंदोलनों को पुनर्जीवित करने के लिए हम लोग निकले हुए हैं, कोई छोटी मोटी बात करने के लिए निकले हुए नहीं है। इसमें आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आपकी परीक्षा की घड़ी होगी, आपको जेल के अंदर ठूसा जा सकता है, हम लोगों के बीच में से कई सारे साथियों को कोई कुर्बानी देनी पड़ सकती है, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी और सत्यता की लड़ाई को लड़ने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। यदि गोली चलने होगी तो सीने पे चलेगी, पीठ पे नहीं चलेगी। ये हमको जज्बा रखना पड़ेगा। तो साथियों, कई सारे लोग, उनको डर लगता है कि ये सच्ची बात करने के लिए निकले हैं और लोगों को सही चीज समझ में आ जाएगी तो हमारी सत्ता हाथ से चले जाएगी। इसलिए हमको कहीं कहीं पे डिस्टर्ब करने का भी प्रयास करते हैं। हम बोल रहे हैं, कितना डिस्टर्ब करोगे आप? हम तो निकल पड़े हैं। जब तक जिंदा रहेंगे हमारे जैसे कई सारे साथी इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। ये समाज का युवा साथी ले जाएगा। ये तो इनको रास्ता नहीं दिख रहा है, इसलिए ये सब चीजें हो रही है। यदि सच्चे लोग आ जाएंगे तो ये सारे युवा एक हो जाएंगे। और ये जो धर्म के रूप में लोगों को बांट के रखा है और आप धर्म के नाम पे जो राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, ये लोग सच्चाई भी जानते हैं, क्योंकि मानवता और इंसानियत इस दुनिया में जिंदा है। इसको दरकिनार करते हुए अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण के लिए लोग निकल के आने वाले समय में मैं मेरी बात को यहाँ ख़त्म करूँगा। बहुत लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन इलाके के लोगों से मैं इतना ही चाहूँगा कि आपने जितना प्यार, दुलार, आशीर्वाद दिया, यदि वक्त पड़े तो हमें याद कीजिए। हमारे यहाँ पर जैसे टीम राजन मंडलोई और जो भी अच्छे लोग हैं यहाँ पर, किसी भी पंथ धर्म संप्रदाय के हो,
यहाँ पर है, उनको याद कीजिए। और यदि हमारे जैसे छोटे से कार्यकर्ता की ज़रूरत पड़े, आधी रात को ये कार्यकर्ता आपके बीच में आएगा, क्योंकि मेरे साथ में अभी जो चल रहे हैं ना, पूरा परिवार, मेरी धर्मपत्नी, मेरा साला है, मेरा भाई है। और मैं जब यात्रा लेके घर से, इंदौर से गांव के लिए गया था, तो घर पे मेरे बच्चे और मेरी पत्नी ने आरती उतारी, और जब गांव गया तो माता पिता और भाइयों ने आरती उतारी और समाज के लिए मुझे दे दिया है। इसलिए मुझे अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जहां ज़रूरत पड़ेगी वहां जाके लोगों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। मैं नारे के साथ में अपनी बात को पुनः ख़त्म करूंगा।